अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हमारे शो का इंतजार कर रहे होंगे तो बस आ गए हम शो लेकर आपके सामने। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया बहुत सारे फीडबैक का। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो दरख्त हैं वो भी आपस में बातें करते हैं। जी हाँ, और ये बड़ी एक तहकीक सामने आई है कि जी दरख्त भी बातें करते हैं। ये तो हमने सुना ही था कि इनके अंदर एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, लेकिन इनका भी आपस में राब्ता होता है। बट ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग से रिलेटेड होते हैं। अब ये किस तरह से बातें करते हैं? इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जो मिट्टी होती है, उसके नीचे होता है फंगस, और उसके थ्रू जो केमिकल होता है और उसके थ्रू ये एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च है जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया कि जब भी कोई खुशहाली आती है या जब भी कोई ख़तरा महसूस होता है तो दरख्त आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि जी कोई ख़तरा आने वाला है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च है जो हमने आपके साथ में जो है वो शेयर की कि जी ये जो दरख्त होते हैं ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे भी बातें करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट मौजूद है और हमारे जो ब्यूरो चीफ कराची है अशरफ भाई वो मौजूद हैं, और हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट जो हैं खुर्शीद भाई वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, आज स्टार्ट करते हैं खबर इस बात से कि ओवरऑल 2 दिन से हम जो रिएक्शन देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर मैच के हवाले से, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इंडिया मैच जीत गया है तो उससे उनके राफेल जो हैं वो वापस नहीं आ जाएंगे। और जिस तरह से हारिस रऊफ़ ने अब जो एक्शन किया उसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो हारिस रऊफ़ के एक्शन को ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इन्होंने जाके ग्राउंड में ये सारा कुछ किया। अशरफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ भाई, 6-0 का इशारा हारिस रऊफ़ ने ग्राउंड में किया, ठीक है, उसके बाद हाँ बिल्कुल, जो अक्सर आप बैठ के हमारे शो में भी कर रहे होते, उसके बाद यकनशुद ये हुआ सोने पे सुहागा के फरहान ने जब अपनी 50 बनाई तो उन्होंने जो गन सेलिब्रेशन की ना, वो इंडियंस से ना हज़म हो रही है और ना उनको समझ आ रहा है। लग रहा है शायद इंडियंस मैच नहीं जीते, उनको गम इस बात का है कि उनको आईना क्यों दिखा दिया ग्राउंड में। ये ज़रा बताएं आपको ये जेस्चर कैसा लग रहा है, क्योंकि इस पर ना कुछ तनकीद कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स पे कि जी हमारे प्लेयर्स ने अच्छा नहीं खेला लेकिन वहाँ पर खड़े होकर ये जेस्चर दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ़ को पीछे से ट्रोल कर रहे थे, वो कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, तो उन्होंने पीछे से ये सारा कुछ किया। देखिए, 2 हैं सिनेरियो। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो ना सिर्फ जो भारतीय खिलाड़ी जब मतलब फील्डिंग में थे उनके साथ भी हो रहा था, वो ये एक्शन नहीं कर पाए क्योंकि इतना दिमाग तो है नहीं माशाल्लाह से उनके पास। हाँ। तो हारिस रऊफ़ जब बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे तो पीछे से ट्रोलिंग की जा रही थी। मतलब जो आवाज़ें कस रहे थे, हाँ, नारे मार रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। और ये तो उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ जैसे एक होता है ना, सिर्फ अपनी स्टाइल से, यानी स्टाइल से, हाँ, मतलब सिर्फ अपने हाथों की जबान से उन्होंने सब कुछ कह दिया ना। पहले तो उन्होंने कहा यूं, फिर कहा जीरो। ये देखें जी, ये बिल्कुल, ये देखें जी, ये वीडियो देखें आप, और क्या जबरदस्त मेरे भाई ने जो है इशारा किया है, बिल्कुल हंसते हुए सारे। आप उसके जेस्चर देखें तो वो बिल्कुल पलट के जो है वो जहाज नीचे गिर रहा है, ये उड़ा नीचे गिर गया। फिर उसके बाद पलटे तो कह रहे ये ओ धुन नीचे गिर गया। अच्छा, उसके साथ फिर एक और ये एक्शन देखें, पलट के कहा ये फिर राफेल याद दिला, हाँ, बाउंड्री के बाहर भी राफेल याद दिलाया, बाउंड्री के अंदर भी इन्होंने जो है वो राफेल याद दिलाया। जो 6 दिखाया, फिर 0 दिखाया, फिर उसके बाद क्योंकि वो ट्रोलिंग जो हो रही थी, पीछे से नारेबाजी हो रही थी, तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारों से अपना मैसेज दिया। अब इसी तरीके से जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तो भारतीय खिलाड़ी भी थे तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था क्या दें, क्योंकि ग्राउंड में यूएई के जो ग्राउंड था उसमें जो है पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे और बड़ी तादाद में, क्योंकि यूएई में अगर आप देखें भारत से भी और पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो इंडिया की तादाद ज़्यादा होती है, उसके बावजूद जी एक खिलाड़ी उसने अकेले ऐसा मैसेज दिया कि उनको मतलब समझ लें कि वो आग लग गई ना, जैसे कोई बम होता है ना जो हम बचपन में जला के भागते थे तो वो लगा के चले गए तो वो जल्दी। तो अब ये मैसेज जो है, क्योंकि वो लोग भी कर रहे थे ना, अब मैच के दौरान भी उन्होंने भी इशारे किए हैं और सब किए हैं, मगर इसके बाद जो है हमने सिर्फ उन्होंने कुछ ज़बान से नहीं बोला है, सिर्फ हमने जहाज करके दिखाए। बिल्कुल, एक ये और एक जो साहबजादा फरहान जो है, फरहान ने तो जो 50 मारने के बाद जो बाउंड्री मारी उसके बाद बिल्कुल आए वो स्टाइल वो दिखा के गन शॉट। ये बिल्कुल आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये गन शॉट सेलिब्रेशन है जनाब, मैसेज दिया है पूरी दुनिया में।
टॉप ट्रेंड चल रहा था ना, टॉप ट्रेंड है, स्टिल इट इज अ टॉप ट्रेंड। मतलब अभी भी इंडियंस के तकरीबन जितने ज्यादा व्लॉग्स और सोशल मीडिया पर जितनी ज्यादा बात इनके इस एक्शन की हो रही है, शायद उनकी अपनी परफॉर्मेंस की नहीं हो रही। तो ये जो कर दिया है ना इन लोगों ने, ये अमेजिंग कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने भी तो कहा है ना, भाई ठीक है जी, कम चुक के रखे है जी, बिल्कुल ये कहा है उन्होंने। नहीं तो वो लोग भी तो मैसेज दे रहे थे, जब वो दे रहे थे तो वो झूठ को सच कह रहे थे, हम तो सच को सच ही कह रहे हैं ना, हमने तो मैसेज दिया ना। देखें हारिस रऊफ का अगर एक मैसेज देखें, बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने, मतलब कि आप सोचें हजारों लोग क्या, लाखों लोग क्या, करोड़ों लोगों की बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना हटा के रख दी। तो वो सिर्फ यूं किया, मतलब ये उड़ा, ये बेचारा इसको यूं मारा, नीचे गिर गया, फिर उसके बाद अशरफ भाई उनका क्राउड बाहर आके रोया है कि वो हमें कैसे इशारे करके गया हारिस, ये क्या करके गया। वो ये है कि जो सिचुएशन थी ना, तो इस वक्त क्योंकि दूसरा मैच हुआ था ये, और ये देखें मैंने पहले भी बैठ के यही बोला था, जो क्रिकेट होता है, मतलब वो हम क्रिकेट एक खेल है, ठीक है, इसमें हार भी है, जीत भी है। वो जो है हारने, मतलब जीतने के बाद भी रो रहे हैं ना कि हम हार गए, मतलब हार गए, इस वाले को लेके। अगर वो आप जीत गए हो तो अब मानो आप जीत गए, आप तब भी रो रहे हो कि भाई, अब मतलब अब यहाँ पे अगर आप देखें, मेरे हिसाब से पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि हारने के बाद भी वो रो रहे हैं। ऑब्वियसली इस सेंस में जीत गया कि देखिए, जीत जो होती है ना, हमेशा एथिक्स और मोरालिटी की बहुत ज़्यादा होती है। और फिर पाकिस्तान इसलिए भी जीत गया, जो टेक्निकल ग्राउंड है ना, वो जो जिस तरीके से फ़खर जमान का गलत आउट दिया, उसके बाद अगर फ़खर जमान आउट ना होते तो डेफिनेटली हमारे 50-60 रन ज़्यादा होते और फिर हम बहुत क्लोज होते। और वो तो जो सर्टन जो हमने स्कोर किया था, उसके ऊपर इंडिया का मैच जो है वो स्टक हो गया था। तो अगर फ़खर जमान आउट ना होते तो मैच का नक्शा चेंज होता। बिल्कुल, देखिए सबा, जब क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, लेकिन चांस जो होता है ना, जैसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं, तो आपको चांस देना पड़ता है कि बैट्समैन के हक में जा रहा था वो। अगर आप देखें, बॉल आया, कीपर ने जब उठाया है, तो बॉल जो है जब शक आता है ना, तो आप आउट नहीं दे सकते। एम्पायर का जो मतलब जो कानून है, तो वो उसको शक की बुनियाद पे ना उसको 3 एंगल से देखा, एक ही साइड एंगल से देखा है, उन्होंने आउट दे दिया। हालांकि उसी पे ही फ़खर आप देख रहे थे, बार बार बल्ले को बोले ये कैसे भाई, मतलब उसको खुद देखा, खेलने के बाद जब पीछे देखा तो उसने बॉल, क्योंकि ग्लव आपने जब ग्राउंड पे डाला तो बॉल स्लाइड होती है ना, अब वो नीचे टिप खा के वहीं नहीं रुक जाती है, टिप खा के निकलती है। तो जब वो टिप खाई, इसने हाथ डाला तो उसमें ग्लव में आ गई। अब मसला ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाना चाहिए था, बॉलर को या बैट्समैन को? फहद अभी यही कह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन के हक में जाता है। ये 100 में से 90% था ये, कि आप 10% चांस लेते, आप 3 एंगल से देखते। देखें ये कीपर है, इस एंगल से दिखाते, इस एंगल से दिखाते, फ्रंट से दिखाते, आपने साइड एंगल से देख के आपने फैसला कर लिया, उसी वक्त आउट दे दिया। इतना मुश्किल था ये कि मेरे हिसाब से अगर 3 कैमरे से भी उसको देखते हैं ना, तो तब भी वो 3 कैमरे आउट नहीं देते। अब वो क्योंकि वो पेस में आए हुए थे, फ़खर को आप देखते किस पेस से मार रहे थे। वो एक बॉल, क्योंकि उस वक्त जो बॉल थी वो बल्ले पे आ रही थी ज़बरदस्त, और जब फ़खर आउट हुए उसके बाद वो जो रन आउट, वो जो मूव कर रहे थे, तो वो भी आउट नहीं था, वो भी आउट, ठीक है। अब वो मतलब वो जब वो रन का करने के बाद स्लो मूवमेंट करके आ रहे हैं, बॉल थ्रो हुई, तो अब विकेट कीपर अगर थ्रो करता है ना, तो यानी कि अगर वो पीछे जा रहा है उसे, तो विकेट कीपर जब थ्रो करेगा ग्राउंड में तो रन नहीं बनते हैं, प्लेयर जब फेंकता है ना तब होता है। अब वो विकेट कीपर ने वो फेंका, जाके विकेट में लग गई, वो आउट दे दिया उसको भी। मतलब आपको किसी सूरत भी जो है ना, मतलब वो अगर खड़ा हुआ भी पैर बाहर हो गया तब भी आउट कर देंगे, वो उधर देख रहा है तब भी आउट कर देंगे। ये सिलसिला चल रहा था। चले जी, ये सिलसिला चल रहा था। और मैच के हवाले से जितनी ज़्यादा टॉप ट्रेंड पे चीज़ें हैं ना, यकीन करें कि आप सोशल मीडिया सर्च करें हारिस रऊफ की पिक्चर, आप सोशल मीडिया सर्च करें साहबजादा फरहान का वो स्टाइल, इंडियंस का रोना धोना। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमें हमारी खामियों के ऊपर बहुत नज़र डालने की ज़रूरत है। हम क्यों नहीं स्पिनर्स को अच्छा खेल सके, हमने क्यों नहीं जो है वो ज़्यादा स्कोर किया, हम क्यों जो है वो बैक टू बैक ऐसे अंडररेटेड जो बॉलर है उसको कैच दे के आउट हो गए, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ इंडियंस की जानिब से किया गया और उसके बाद जो कुछ हारिस रऊफ ने किया और जिस तरह फरहान ने जो एक्शन दिखाया, दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि अगर आप मैच ख़त्म होने के बाद पहलगाम के हवाले से बात कर सकते हैं, तो कम से कम हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो ग्राउंड के अंदर ज़रूर अपना जेस्चर शो कर सकते हैं और वो जैसे चाहे सेलिब्रेट करें, तो भाई ये उनका राइट है। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर पंजाब में मनसूबाबंदी कर ली जाती तो सैलाब से इतनी तबाही ना होती, और इसका जवाब दिया है जी उज़मा बुखारी ने। वो क्या जवाब दिया है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो भाई हमारे यहाँ पर करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं और अशरफ भाई से मैं पूछती हूँ कि क्या वाकई अशरफ भाई पंजाब में अगर बेहतर हिकमत अमली हो जाती तो सैलाब से इतना नुकसान नहीं होता, और सिंध में जिस तरीके से हिकमत अमली की है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उसके ऊपर शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं कि देखिए जी कितना जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो गई और वहाँ पर उन्होंने मनसूबाबंदी नहीं की, पहले से उन्होंने प्लानिंग नहीं किया एंड ऑल दैट। देखें सबा जो हमने NDMA जो है ना, पूरा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सेल है पूरा वो पहले से बैठ गया था। 5 दरियाओं में जब तुगयानी आई तो लेवल देख रहे थे कि पानी जो है उसका लेवल जो है ख़तरनाक हो रहा है, तो वहाँ अलार्म भी बजे, उन्होंने जो है हंगामी सूरत भी की, लोगों को इनकलाब भी किया। अब मसला ये था कि जो ऊपर से जब ये तूफ़ानी बारिशें भी हुई, फिर उसके बाद जो आपके अपर एरिया से जो पानी आया दरियाओं में तो उसका बहाव बहुत ज़्यादा था। तो अल्लाह का शुक्र है अगर हम देखें तो पंजाब में जो है कुछ एरिया जैसे मुल्तान और ये सारे ज़्यादा अफेक्टेड हुए, क्योंकि जो दरियाओं से पानी निकला ना, हमें समझना होगा पंजाब का दरिया जो आ रहा है, पंजाब से जो दरिया आ रहे हैं उसका लेवल और ज़मीन का लेवल और सिंध में क्या चक्कर है, तो वो है मतलब बराबर है वो ना। पानी अगर अपर में आएगा दोनों साइड जाएगा, समझ नहीं आप, ये हम दरिया जा रहे हैं और ये इसमें ये नहीं है लोअर और अपर नहीं है। सिंध में चक्कर ये है कि सिंध में एक अपर एरिया है एक लोअर एरिया, यानी कि अपर है जो ऊंचा इलाका है, ठीक है, और दरिया सिंध के जो नीचे वाला राइट बैंक है वो कच्चे का इलाका है, तो वो कच्चे के इलाके में डेंजरस था। अब हुआ ये है कि 2 हैं, आपका गुड्डू बैराज है और सक्खर बैराज, 2 बैराज हैं, और जो गुड्डू बैराज है उसकी कैपेसिटी 11 लाख क्यूसेक की ना, और उसके बाद जो सक्खर बैराज है उसकी 9 लाख क्यूसेक की है। अब पानी का लेवल ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में आके उस पावर से नहीं टकरा है, क्योंकि पहले जब सुपर फ्लड की बात वज़ीर आला सिंध ने कही थी तो उस वक्त ये था, तो वो उसका प्रेशर क्योंकि पीछे से ही प्रेशर ना वो टूट गया। अब जो पीछे जो बैराजेस थे मुख्तलिफ इज़्ला में जो पंजाब से होते हुए वो उन्होंने उनको नहरों में उसको मुंतकिल किया, तो वो प्रेशर कम हुआ। जब सिंध में आया तो हमने लास्ट खबर जो अपडेट दी 7.5 लाख या 7 लाख क्यूसिक के करीब आया। अगर ये खुदा ना खास्ता ये क्रॉस करता है गुड्डू बैराज के लेवल से ऊपर, तब आपका अपर और लोअर दोनों जो है वो कोई नहीं रोक सकता था। अब जो हम जब ये सिंध में आया ये और जो दरियाए सिंध में जब पानी आया बैराज को क्रॉस किया तो वो कंट्रोल था, क्योंकि वो इतना पानी अपने अंदर समा सकता था। अब जो सिंध में है तो कुछ इलाके अभी भी जो हैं सिंध के वो कच्चे के मुतासर हुए हैं, जो कि जाके वहाँ पे जो NGOs वगैरह हैं वो हमें खबरें दे रहे हैं, तो वो मुतासर हुए हैं। अब मसला ये कच्चे के इलाके में ना सबा वहाँ कंस्ट्रक्शन साइड वो बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है, वो मुतासर होते हैं तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, उनकी गंदुम रखी हुई होती है खाने पीने का वो, क्योंकि देखें मैं तो शहर में पैदा हुआ ना, हमारे मतलब सीनियर करस्पॉन्डेंट है हमारे खुर्शीद साहब वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो वो पूरा डिटेल में बताया क्योंकि इन्होंने आंखों से देखा हुआ ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक अपर एरिया एक लोअर एरिया, सिंध में जो अपर एरिया है ना वो मुतासर नहीं हुआ है, लेकिन जो कच्चे के इलाका जो दरिया सिंध से जो नीचे लेकिन इस बात से आप मुत्तफिक हैं जो शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं कि जी पंजाब में अगर बड़ी अच्छी मनसूबाबंदी बनाई जाती तो इतना नुकसान ना होता? नहीं, शर्जील साहब का अपना व्यू है, लेकिन जो ये आफत आई थी, आफत ही कहूँगा, कुदरती आफत, जब ये सैलाब आया उसके बाद वो जो 5 दरिया आके मिल रहे हैं वहाँ पे जो उसका जो लेवल था ना कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि तबाही मचाते हुए आया वो पूछेगा नहीं कि आपने कोई दीवार खड़ी कर दी वो कर दी, जो आया उसने बहा के ले गया। पीछे जो प्रेशर आया ना, क्योंकि सिंध में इसलिए नहीं आया कि वो पीछे गांव देहात में वो फैल गया ना पानी, तो प्रेशर टूट गया। अगर वो पूरा ओवरऑल पूरे दरियाओं से मतलब वहाँ नहीं निकलता और दरियाओं से होते हुए आता तो फिर यहाँ इम्पैक्ट करता। अब वो सीनियर वजीर हैं, वो अपने आइडिया से उन्होंने वो बोला है, लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए कि सिंध में वो इम्पैक्ट उस तरह से सैलाब की इंटेंसिटी जो थी वो नहीं थी। बिल्कुल। खुर्शीद भाई ज़रा सैलाब के बारे में ये बताइएगा कि बाकी सिंध गवर्नमेंट की हिकमत अमली ज़बरदस्त थी, और जिस तरीके से फिर इसका जो रिबर्टल है इसके बारे में जो जवाब दिया है उज़्मा बुखारी साहबा ने, उन्होंने यही कहा है कि भाई सिंध में जो है ना वो इस तरह के कि आसार कदीमा और तारीखी आसार कदीमा के जो है ना वो आसार नज़र आते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो मरियम नवाज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद होती हैं जब भी कोई सैलाब की सिचुएशन होती है, कोई फ्लड सिचुएशन में, कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में जो है वो इस तरह की कोई एग्जाम्पल नज़र नहीं आती जिस तरह से पंजाब में काम होता है। व्हाट डू यू से ऑन इट? ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए। देखें सबा साहिबा, जो कुदरती आफात होती हैं उससे तो आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप चाहे कितने वेल इक्विप्ड क्यों ना हो। जिस तरह से कराची में ये कहते हैं कि भाई 40 मिलीमीटर बारिश हुई, 100 मिलीमीटर की हम मुकाबला कर सकते हैं, 200 का नहीं कर सकते। इसी तरह जब कुदरती सैलाब आता है, और फिर ये सैलाब वो सैलाब था कि एक तो नेचुरल मामला था, दूसरा फिर इंडिया की तरफ से जो फ्लो आया, दोनों ने मिलकर एक प्रेशर जो है ना बिल्डअप किया है। तो फिर जो हमारी दरियाओं में जो तुगयानी आई है, जो पंच का मकाम है, भावलपुर के मकाम पे 5 दरिया मिलते हैं आपस में, तो काबुल से आता है और सारी चीज़ें। फिर जो हमारा अपर
सिंध का इलाका है जिसको हम लाड़ कहते हैं, उतर कहते हैं, सिंधी में कहते हैं लाड़ और उतर। अच्छा। तो फिर जो सखर से जो नवाई गांव हैं, जो कंदकोट है, कश्मोर है, कंबर है, शदादकोट है, लाड़काना के नवाई गांव हैं, फिर दादू है जो नेशनल हाईवे की पट्टी पे, दादू से मुल्का जो है वो 16 किलोमीटर के मकाम पर कुछ गांव ऐसे हैं जो ज़ेर-ए-आब आए और उनको वो मुतासिर हुए। और जो देहाती हमारे जो इलाके वहाँ पर जो अशिया खुरनोश है, फिर जो गंदम है, फसलें हैं, वो अपना जो रोज़मर्रा का जो सामान होता है वो छोटे छोटे बॉक्सेस में रखते हैं। उनके पास ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। हाँ, वडेरे के पास अपने गोडाउन होते हैं, वो सरकारी स्कूलों में भी चीज़ें रख लेते हैं अपनी, और सरकारी स्कूलों में अपने जानवर भी बांध देते हैं, बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। फिर इसी तरह जो ये जो सियासी बयानात के जो नश्तर चलते हैं ना, इसमें खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के मकामात का दौरा किया, मुख्तलिफ फ्लड एरियाज़ का, और वहाँ उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ़ भी की कि ये नेशनल वो कंसेंसस है उनका कि फेडरल गवर्नमेंट में एक साथ हैं यहाँ पर जो है वो। तो इसी तरह शर्जील मेमन ने का ये जो बयान आया ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है, लेकिन जिस तरह से जो प्लानिंग्स थी फ्लड एरियाज़ को कंट्रोल करने की, वो हमारी उस तरह से नहीं थी, उस तरह जो होनी चाहिए। देखें, ये तो अल्लाह का करम है, शुक्र है कि हम उस तूफ़ान से बच गए, उस बड़ी तबाही से बच गए। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम वो हमारा जो सैलाब में तबाही आनी थी वो नहीं आई, वरना तो आप यकीन करें कि जिस तरह से हमारे गांव देहात की कंस्ट्रक्शंस हैं, पंजाब के तो देहात हमने देखे हैं, तो वो फिर भी कुछ स्टेबल हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही थी तरक्याती कामों के हवाले से, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे सैलाब के हवाले से। अच्छा, यासीनाबाद का एक एरिया है जहाँ पर ये तामीराती काम जो है ना, ये पता नहीं कब से हो रहा है, कब तक होगा। एक यूनिवर्सिटी रोड है, एक हमारा नॉर्थ की साइड है, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं यासीनाबाद का एरिया। अशरफ भाई, थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर अपना तजिया दीजिएगा कि माशाल्लाह कब से परेशान है लोग इस एरिया में, और कौन से तामीराती काम हैं जो अभी कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहे। देखें, ये यहाँ पे बरसाती नाला डाला जा रहा है, जो कि आप टुवर्ड्स यानी कि यासीनाबाद, ये जो 13D का जो ब्रिज है वहाँ से लेके जा रहे हैं आप 5 स्टार चौरंगी तक। अच्छा। और पहले नाला था ये माशाल्लाह। पहले आपको मैं बताऊं, मैं नॉर्थ नाजाबाद की पैदाइश हुई, पूरा इलाका जो है तो बीच में बरसाती नाला था ओपन। अच्छा। तो फिर MQM का दौर आया, MQM के दौर आया 20 साल तक, तो नाले को क्या किया उन्होंने, वो ओपन नाला था और ज़बरदस्त सभा के दोनों तरफ दरख्त थे, ठीक है, नीम के दरख्त लगे हुए थे। आप जाएं उसे लाइन से दोनों तरफ, यानी कि नाला के बीच रोड में नाला था, बरसाती नाला, रेन ड्रेन जिसे कहते हैं। सही। और ये उस वक्त का बना हुआ है जब नॉर्थ इस्लामाबाद, कराची जब कैपिटल था ना, कैपिटल इस मुल्क का, मतलब क्या बोलूँ मैं, जी जी। तो उस वक्त ये नाले बने हुए थे और ये नाले में जाके गिरते थे। बरसाती नाला पानी यानी बारिश का पानी सड़कों पे जो जमा ऑटोमेटिक उसमें जाता था, बिल्कुल प्रॉपर लेवल से, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ इस्लामाबाद जाएंगे ना तो वहाँ पहाड़ी इलाका है, आपने सिलसिला चलता है मंगो पीर तक देखा होगा आपने, वहाँ से पानी आता है। तो ये 5 स्टार ये हमारे पास ये फुटेज भी है, जरा हमें बताइएगा। आते हुए ये वाला बताऊं कि माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि यासीनाबाद से 13D से यासीनाबाद जा रहे हैं, ब्रिज है, सही, ठीक है, लियारी एक्सप्रेस। और नीचे आप देख रहे हैं ट्रक खड़ा हुआ है, ये ब्लॉक्स ला के लगाए और तामीराती काम हो रहा है। ये यहाँ पे वो बन जा रहे हैं झोपड़ियाँ लगा के। अब ये पुल के नीचे आके दीवार पे आप ये देखें कंस्ट्रक्शन कर रही है, मैंने ये खुद बनाई है। अच्छा। और ये बनाया SHO साहब को, बाकी मुतलका। अब यहाँ पे देखें कि कोई पूछने वाला नहीं है ना, जब मर्जी आए रोड पे तामीरात। ऐसा जादू है कि आप ये दिन के औकात में गाड़ी आई है, बजरी आई है, सीमेंट आए, वो वहाँ पे ब्लॉकिंग करके वो कर रहे हैं। अब ये लोग जो है ना, बेसिकली जब पुलिस से हम मिलते हैं, ये वो क्रिमिनल हैं जो ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, ये नशेई लोग, उनको जो है ये हीरोइन वगैरह। सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, ये इनके ऊपर कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं करता? ये अक्सर आप जिक्र करते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे बहुत ज़्यादा नशेई अफराद होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, तो ये इन्हें पता है, आपको पता है, हम सबको पता है, इन लोगों को नहीं पता, ये उसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं करते? ये फ्लाईओवर के नीचे जो लोग ये बैठे होते हैं। माशाल्लाह हमारे जो IG साहब हैं, AIG साहब, वो कहते हैं कि पिछले साल से मुकाबला करते हैं कि क्राइम रिकॉर्ड कम हो गया। मैं इनको ये नज़र नहीं आता। आप जाएँ पूरे क्लिफ्टन डिफेंस, जहाँ जहाँ ब्रिजेस नज़र आएंगे ना आपको, उसके नीचे ये नज़र आएंगे। इवन के इतने ख़तरनाक हैं कि वो ब्रिजेस को उसे तोड़ तोड़ के उसका सरिया निकालते हैं। आप ये जाम सादिक ब्रिज पे आप सारे जो पिलर थे साइड के, वो तोड़ के सरिया ले गए। अब ये जो बता रहा हूँ, यहाँ पे ये पूरे गैंग है, फैमिली के साथ रहते हैं। और ये वहाँ पे अगर आप देखें तो रात को अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो रिक्शे आके पार्क कर देते हैं।
अब ये क्योंकि आपको याद होगा बरसात में लियारी और मली नदी जो बिपरी थी, बिल्कुल, तो ये नीचे ही रहते थे, ये ऊपर आ गए। अब आपने देखा फुटेज में कि ये ऊपर आके वहाँ पे, अब आप पावरफुल देखें, यानी पुलिस वाले यकीनी तौर पे मिले हुए होंगे, और क्योंकि रोड पे आके कंस्ट्रक्शन हो रही है, सीमेंट आ गई, ब्लॉक आ गए, मतलब बजरी आ गई, और वहाँ वो बैठ के उसके ऊपर काम कर रहा है। हाउ ये कैसे पॉसिबल है? डीसी सेंट्रल कहाँ है, पुलिस वाले कहाँ हैं, मुतलका इदारे कहाँ हैं? अगर आप ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो KDA, SBCA, तो पता नहीं कौन कौन आइए, तो सड़क पे सरकारी इलाका, कोई बीच रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है? नहीं कर सकते। कराची में हो सकता है क्योंकि इतनी माफिया है, आप ब्रिज के साथ मेन पुल पे ये खुलेआम ये कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह वहाँ तामीरात हो रही है, यानी कि बरसाती नाला बन रहा है, उसके साथ ये कर रहे हैं, और वहाँ पे आप यकीन करें कि वो इतनी गंदगी सफा करते हैं। देखें ना वहाँ आसपास वॉशरूम है ना कुछ है, और वो बच्चे और 25-30 लोग हैं लेफ्ट साइड पे, 25-30 लोग राइट साइड पे, और दोनों जगह वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बेसिकली वो ये शहर जो है ना उन्होंने उनके नाम का है, वो कहीं भी आके रह सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो, और उनको कोई भी अलाउ नहीं कर सकता है। ये जब बोलते हैं जब क्राइम होता है ना, तो ये ऐसी जगहों पे छुपते हैं। क्राइम जैसे खुदा ना खासा आपका मेरा जानने वाला है, इनका जानने वाला, जब शूट साइड होता है, वो जब जख्मी होता है, हमारे दिल से कैसी हालत होती है उस फैमिली से देखें। और वो मारने के बाद कहाँ छू मंतर हो जाते हैं, तो यही ब्रिजेस के नीचे ये जो ब्रीफिंग दी गई थी तमाम कराची शहर में, जैसे अलासिफ पे मैंने बताया कि हाईवे पे जो सैलाब जदगान वाले आए थे, वो सारे क्रिमिनल वहाँ पर हैं। सारे ब्रिजेस के नीचे जाएं, आपको सारे नशे ही मिलेंगे वहाँ पे, सारे नशे का सामान मिलता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि पुलिस मिली हुई है। क्यों नहीं कार्रवाई करती पुलिस? इसलिए क्योंकि पुलिस जो है वो इस सारे सिनेरियो में मिली हुई है। अच्छा जी, साथ साथ आपके साथ में जो है वो अपडेट भी शेयर कर देते हैं, एंड इट्स अबाउट मैच। अच्छा, मैच जो है उसके हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तानी ओपनर बैटर साहबजादा फरहान जो हैं, उन्होंने कहा है कि टीम को यकीन है, यानी हमारी टीम को ये यकीन है कि इतवार को एशिया कप के जो फाइनल है उसमें वो जाएंगे और फिर से भारत का सामना होगा। अल्लाह करे बाकी ऐसा हो, और जो आज मैच है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा, एक और ख़बर जो जब मैं शेयर करी थी तो वो ख़बर कुछ इस तरह से है कि साहबजादा फरहान ने तो ये तमाम तर जो है वो बातें की हैं। अच्छा जी, अब एक और ख़बर ये है एक बच्चे के हवाले से। अच्छा, इस तरह की खबरें जब सामने आती है ना तो दिल भी दहल जाता है, यकीन भी नहीं आता, और बार बार फिर हम उस तराजु में बात करने पर मजबूर होते हैं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। बच्चों के लिए स्पेशल तौर पर प्रोटेक्शन कहाँ है? किसी का बच्चा गायब हो जाए तो वो रोता पीटता रह जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई वाकई उसको कोई ट्रैप कर ले, किडनैप कर ले, तो उसकी बॉडी मिल रही होती है। अशरफ भाई, ये ख़बर के बाद मतलब जिस घर में जिनकी औलादें हैं, आप सोचें कि उनके दिल इस वक्त रो रहे होंगे, दहल रहे होंगे। सब बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और कराची शहर में जैसे मैंने बताया ना, क्रिमिनल्स खुलेआम घूम, पुलिस कहती है कि आप खुद कैमरे चेक करें इन लोगों से। मतलब आप सोचें कि उसके वालिद का मैं भी देख रहा था, बताया कि 20 रुपए दिए थे कि कुछ खाने के लिए, स्कूल और ट्यूशन से लाके घर छोड़ा, तो कह रहे कुछ खाना है, तो 20 रुपए दिए थे, वो लेने गया। 18 सितंबर से गायब था, और कल जो है रात गए, उसकी वो लाश मिली है बोरी में बंद। आप सोचें कैसे दरिंदे घूम रहे हैं कि वो इतना छोटा सा बच्चा, मतलब किस माशरे में हम, और ये वजह बता दूं आपको, ये वही जो मैंने आपको इससे पहले बताई खबर कि इस शहर में क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं सबा, किसी की बच्ची, किसी के बच्चे महफूज नहीं है। एक वो आपने देखा कितनी 300 से ज़ायद उसने वारदात की, खुलेआम वो वहाँ रह रहा था, इलाका मकीन क्या कर रहे थे, यानी कि अगर किसी बच्चे को अगर कोई वो खींच के लेके जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब लोग भी इतने बेहिस हो गए। अगर आप छोटा सा कोई हादसा हो जाता है तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे। अब अगर किसी, अब हाई अलर्ट पे शहर को होना चाहिए, को सब किसी को, किसी हर किसी के, मेरे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, अगर कोई बच्चे को लेके जा रहे हैं तो आप पूछें। अब भले ही आप उसके वालिद नहीं है, वो नहीं है, शहरी तो है ना, वो बच्चे को तो देखें, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये देखें 5 दिन के बाद बोरी में बंद वो बच्चे की लाश मिली है। हाँ। मतलब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? और पता नहीं ये इस तरह से ये कौन दरिंदे हैं, ये कौन सफाक लोग होते हैं जो बच्चों के साथ इस तरह से करते हैं। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है कि उस बच्चे के साथ एक्चुअल में हुआ क्या, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो 5 रोज़ कबल ये बच्चा लापता हुआ और फिर उसकी लाश मिली। आप सोचें कि इसके घर में क्या मनाजिर होंगे, इसके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, कोई पूछने वाला नहीं है, और किस तरीके से इस बच्चे को अगवा किया गया होगा, इस बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ, बयान करने से बाहर है। अब इसके वालिद साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए।
10 साल का था, किसी का क्या बिगाड़ा होगा। इस तरीके से तो कौन मिलता है, तो आपको लोगों को भी पता है। शक अगर हो, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, मैं अपना जॉब करके घर में रहता हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाता। ना मेरे से किसी से लड़ाई झगड़ा, ना मैं किसी के अच्छे में, ना मैं किसी के बुरे में। पूरे इलाके में पूछो, मैं गली में भी नजर नहीं आता, अपने घर में रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। इनको मैं साथ लेके निकलता हूँ, साथ लेके आता हूँ। जुमेरात को मैंने न्यू एडमिशन कराया इसका, करा के सिर्फ 11 बजे खाने के लिए लाया हूँ, वापसी छोड़ के भी आया हूँ। शाम में लेने भी गया हूँ 5 बजे, 5:30 पे मैंने इसको घर पे लाके छोड़ा। ये बाहर निकला, मुझसे पैसे लेके, फिर आया, पैसे लेके रहा, फिर नहीं आया। ये बेगम बोली थी ले देख लो उसको, मैंने बोला जा रहे ना, भी देखते हुए चलेंगे। अब हम जाने लगे तो 8:30-9 बजे इसको ढूंढ मची जब से। ये नहीं मिला मेरे को मज़ार पे। बाबा चली बच्चा ले लिया, मेरा मज़ार पे आता था रोज। तो आपने सुना, ये मासूम बच्चा जो साद है, ये उनके वालिद थे और वो कह रहे थे कि बस जब वो पैसे लेकर गया उसके बाद फिर वापस नहीं आया। खुर्शीद भाई, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना, ये सिर्फ दिल दहला देते हैं, बल्कि हमारे मुआशरे की वो सच्चाई हैं ये वाक़यात, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि कोई भी महफूज नहीं है इस शहर में। मैं किसके हाथों लहू तलाश करूं? हर शख्स ने पहने हुए दस्ताने। ये ऐसा वाक़या है जिससे, ये दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसे हर जी शऊर इंसान और दर्द और एहसास मंद रखने वाला इंसान वो अंदर से भी रो रहा होता है और बाहर से भी रो रहा होता है। आप देखें कि ये कोई पहला किस्सा नहीं है इस शहर में। इस शहर को सब ने ही लावारिस समझ लिया है और माजी में भी इस तरह के किस्से हुए हैं। और मार कर बच्चों को जो है वो गटर में फेंक दिया जाता है। गुज़िश्ता साल जो है वो इसी तरह का एक खूबसूरत बच्चा था जिसकी लाश प्लाजा की टंकी से मिली थी। जी बिल्कुल, सारिम जी, सारिम की लाश मिली थी। तो ये दरिंदे लोग हैं, ये इसी इलाके में घूमते फिरते हैं, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो जानते बूझते बेबस है। और उसकी वजह ये है कि उनके अपने घर से जो है ना लाशें नहीं उठते, और जब हम उनके घर से लाशें उठेंगे, उनके अपने बच्चों के ऊपर ज़र पड़ेगी, फिर कोई शायद एक्शन आ जाए, फिर कोई शायद दर्द का एहसास उनको उनके अंदर पैदा हो जाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस को कहा तो पुलिस ने कहा आप कैमरे खुद चेक करें। हम 4 रोज़ कबल भी आपको एक वाक़या बता रहे थे कि आपके साथ कोई भी वाक़या पेश आता है तो पुलिस आपको इतना जिच कर देती है तो कि लोग वाक़ये की रिपोर्ट नहीं करवाते। कि पुलिस आपकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चले जाएँ थाने में, तो अगर आपके साथ ही ज़्यादती हुई है और आप FIR कटवाने जा रही है तो आपके पास कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए। और ये तो यही अलमिया है ना, इंसाफ आपकी दहलीज पर होना चाहिए। तो रियासत तो माँ जैसी होती है ना, रियासत का काम तो माँ की तरह है ना। कि माँ जिस तरह प्यार करती है अपने बच्चों से, तो इस रियासत का काम तो आपके बच्चों से प्यार करना है ना, इस आवाम से प्यार करना। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए इसको, अलमिया कह लीजिए इसको, कि इस तरह से मासूम नौनिहाल, ये नौखेज़ हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, आपके घरों में बच्चे हैं, सबके घरों में जो अशराफिया है, जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो मनसफ़ आला के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, उनके घरों में बच्चे हैं। अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो बड़े हो गए तो उनके पोते पोती हैं। इस शहर में वो भी मूव करते हैं, लेकिन क्या उनके बच्चे सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में मूव करते हैं? उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड मूव करते हैं। जाएँ अकेले सोराबकोट, जाए ना अकेले, क्यों नहीं जाते? सही। उनके बच्चे, ये उनके बच्चे नहीं हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं। महसूस करें तब ये कब। और फिर जब पुलिस ये तकाजा करती है कि आप CCTV निकाल के दें, ये काम आपका नहीं है, ये काम इदारों का है, ये काम पुलिस का है। ये जिस कि तरह जब तक से सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बनता, इसी तरह ही लाशें उठती रहेंगी। जो ये सफाक लोग हैं, ये जिस तरह से बच्चों के साथ करते हैं, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता, इनको शर्म नहीं आती, इनको कोई खौफ नहीं होता खुदा का। सब एक शख्स को लटका दें, का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, उसके साथ बल्कि कोई भी हो, आप किसी को हर्ट कैसे कर सकते हैं? देखें, आप एक शख्स को निशान इबरत बनाएंगे तो दूसरा अटेम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में लोग जो है धक्के खाते हैं। अगर एक शख्स को इस तरह का कोई निशान इबरत बना देंगे ना, तो दोबारा से अटेम्प्ट नहीं होगा। इस तरह से धन धनाते फिरते हैं इलाकों में, पुलिस क्या करती है?
सब ये अपडेट आई है। किस तरह से ये मैं सब बात करने से कासिर हूँ, समझने कि ये कौन लोग हैं और ये इतने सफाक लोग हैं और ये कैसे ये हरकतें करते हैं। जी अशरफ भाई, आप क्या अपडेट के हवाले से बात ये जो 7 साल बच्चा साथ अली जो था, इसका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं डॉक्टर के, उनका वो कहना है। ये अफसोसनाक जो अपडेट आ रही है, बच्चे की मौत सर पर वज़नी चीज़ चोट लगने के बाइस हुई है। डॉक्टर जो है सर्जन जो उन्होंने बताया, ये अफसोसनाक जो टिकर है ये आए हैं, हमारा रिपोर्टर अपडेट कर रहा है जी। मतलब आप सोचें कि इस वक्त जो एक अंधेरी गली में मैं खड़ा हूँ, मतलब मैं खौफ जो है ना, कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरा बेटा है। हाँ। वो खौफ आपको नहीं पता, मतलब वो देख के ऐसी खबरें, और मैं घर जाके इसको डिस्कस भी नहीं कर सकता कि क्या होगा। वो बच्चा 7 साल का, ये जितने भी हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैंने एक ज़िंदगी में एक ही इंटरव्यू किया था शुएब शटल साहब का। उन्होंने कहा था जितने भी क्रिमिनल है ना, सब लिस्ट इनके पास होती है। 100 को मारें आप, ये इबरतनाक मारी है। जो बच्चे को मारा है ये मतलब इसको कोई माफ़ी है? कोई माफ़ी नहीं है। ऑन स्क्रीन है कि 100 को ऐसी इबरतनाक मौत कम से कम पकड़ के सज़ा तो नहीं। देखें, कोई पकड़ के सज़ा नहीं होती है, कोई नहीं होती सबा। आप बताएं कितने लोगों आप पे हिस्ट्री में जो पहले हुआ था, वो जो सारिम का नाम ले रहे हैं, वो क्या हुआ उसका, जो फ्लैट में ही रहता है, क्या हुआ उसको, क्या हुआ? पकड़ के क्या कर लिया उसका? 3 महीने 6 महीने वो फिर छोड़ा हुआ है उसको। एक बच्चे की जान ले ली, टैंकी में डाल के मार दिया उसको, मतलब 6 महीने की सज़ा या साल की सज़ा। वो एडिक्ट है, फिर करेगा। और ये जो इस शहर में दंदनाते हुए फिर रहे हैं ना, सबा इतना डेंजरस है। अगवानी यहाँ घूम रहे हैं, अगवानी की खबरें आ रही कि इस शहर से बाहर निकालें। वो जो माइंड सेट रखते हैं ना, बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा जो आपको मुख्तलिफ ज़बानों के लोग जो हैं, मतलब शहर में अगर आप देखें कि वो गरीब गुर्बत के नाम पे आके शहर में जो कर रहे हैं, आप स्ट्रीट क्रिमिनल कौन है पूरे जो करते हैं 100% मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन स्क्रीन पे बोल रहा हूँ कि जितने भी क्राइम होते हैं उसके बाद वो कहाँ छुपते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? वो ब्रिजेस के नीचे। अल आसिफ से आप मेमार तक जाएं, वहाँ झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पे आप कोई रजिस्टर नहीं है कहाँ जाके वो अंदर घुस रहे हैं, रिक्शे पे रिक्शे। और अगर आप जाएँ, जो उनकी जो औरतें हैं वो ऐसी हरकतें करती हैं कि आपको क्या पता है कि मतलब इवन के जो मेरे दोस्त मेमार से आते हैं और वहाँ पर जाके बच्चों को पता है, वो बच्चों को छोड़ते हैं कि गाड़ी से टकराएँ। वो ये भी वारदातें आई हैं हाईवे पे। आप मेमार से निकल के जब आते हैं और लियारी एक्सप्रेस के लिए चढ़ते हैं, तो वहीं पे आप सोचें इतनी तेज़ वाली रोड पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं अभी टीम भेजूंगा वहाँ से, हेली मैंने पहले भी बनवाया था। शाम के टाइम जब गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वो बच्चों को छोड़ती हैं, हादसा करते हैं, फिर वो जाके अगर आप कुछ करें, औरतें कपड़े फाड़ लेती हैं। ये सिचुएशन। और पुलिस को आप जिसको फ़ोन करें, जिसको कर लें, आप कुछ नहीं होगा इस शहर में। अभी जो मैंने ये बताया कि ये वाला मैंने हाई लेवल तक भेजी है वीडियो जो हमने चलाई है कि ब्रिजेस के नीचे जो थे वो अब ऊपर आके ब्रिज के ऊपर बीच रोड पे वो तामीरात कर रहे हैं। मतलब इस शहर में इतनी माफिया सरगर्म है कि शहर में कहीं पे भी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्या करना चाहिए। देखें, सिंपल ये है कि जो ये ब्रिजेस और इन सब की जो नशेई लोग हैं ना, देखें इनको एडिक्ट हैं। बच्चों को अगवा करने वाले ये यही हैं जो भीख मंगवाते हैं, और जो ये घर से दूर जो है घूम रहे हैं दिमागी मरीज, इन सब को जो है ना, जो यहाँ पे इनका है, पूरी तहकीकात करके जब आप इसको सज़ा, जैसे बोला खुर्शीद रहने के, जब तक उसको परफेक्ट सज़ा नहीं मिलेगी ये कोई सोचेगा नहीं। अभी क्या है, उनको पता है क्या होगा। न पुलिस को नहीं मिलेंगी, CCTV क्या है, कहाँ मिला। अब आप सोचें कि बच्चे को मार के उसमें बोरी में फेंक दिया, 5 दिन पहले अगवा हुआ था, आपको मिला ही नहीं। अब वो कैसे मिला, क्या मिला, किसने वो दिया, अब ये शवाहिद इकट्ठे होंगे, शवाहिद होते रहेंगे। मगर ये है कि पुलिस का जो काम है पुलिस नहीं कर रही, माजरत के साथ। पुलिस का आप ये देखें, बच्चों वाली वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि हम दिल दहल जाता है कि हम 5-5 साल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस का काम पुलिस को करना चाहिए। बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए लॉ होना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे और फिर मजीद शो को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और आपके साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो शेयर करते हैं। इट्स अबाउट ट्रंप। और ट्रंप जो है जिस तरीके से बहुत ज़्यादा मुतारिक है, इंटरेस्ट लेते हैं हर शोबे में, तो इस दफ़ा उन्होंने जी बात की है ख़वातीन की सेहत के हवाले से और जो दीगर इशूज़ हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। लेकिन दौरान हमल टालिनॉन की जो गोली है वो खाने से बच्चे में ऑटिज़म का ख़तरा बढ़ सकता है, ऐसा कहना है जी ट्रंप का। और उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दौरान हमल
एसिटामिनोफेन या टाइलेनॉल की गोली खाने से बच्चे में ऑटिज्म का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ये अच्छी दवा नहीं है, इसलिए FDA सख्ती से हिदायत करे कि अगर तिब्बी ज़रूरत ना हो तो हामला ख़वातीन इसके इस्तेमाल को महदूद करें। अमरीकी वज़ीर सेहत रॉबर्ट कैनेडी ने कहा है कि आगाही के लिए दवा जो है उस पर सेफ्टी लेबल भी लगाया जाए, यानी मेडिसिन के ऊपर सेफ्टी लेबल लगा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अमरीकी साइंसदान और हेल्थ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं, उन्होंने इस हवाले से ऐलान किया है कि ऑटिज़म पर तहकीक के लिए $5 करोड़ रकम मुख्तस की जा रही है। यहाँ पर आपको ये भी जो है ना वाज़े करते हैं कि दवा आमतौर पर दर्द के इलाज के तौर पर ली जाती है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ नाम से ये दवा जो है वो दस्तयाब है। ये दवा आम मेडिकल स्टोर्स पर बग़ैर डॉक्टर के नुस्खे के भी बड़ी मिकदार में हासिल की जा सकती है। तो ये जी न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ में शेयर की, और इस तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है सदर ट्रंप जो है, और उन्होंने कहा है कि इस दवा का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से ये रिजर्वेशंस है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज आपको बताएं कि साइन लैंग्वेज का जो दिन है वो मनाया जा रहा है, और हर दिन जब भी सेलिब्रेट किया जाता है या हर दिन के हवाले से जब भी बात की जाती है तो उसकी अहमियत को उजागर किया जाता है। अल्लाह ताला ने सबको इक्वल ही बनाया है और किसी में कोई कमी कोई खामी नहीं है, बस हमारे देखने के नज़रिए होते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं या ये जो अफराद होते हैं, जो स्पेशल अफराद होते हैं, जो क़ुव्वत गोयाई या क़ुव्वत समात से महरूम होते हैं, तो डेफ़िनेटली ये भी मुआशरे का उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और जब आप इनको देखते हैं तो आपको पता चलता है, या आप इनसे इनकी लैंग्वेज के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि माशाल्लाह ये कितने ज़हीन लोग होते हैं और इस मुआशरे में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास इकरा वसीम मौजूद हैं जो कि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इकरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा, आज के दिन की अहमियत के हवाले से बताएं और साइन लैंग्वेज से किस तरह आप कम्युनिकेट करती हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है, मुझ समेत, कि ये बड़ा मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना, इतने सारे जो है वो साइंस दिमाग में याद रखना और फिर इशारों के थ्रू बात करना, हर चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बेसिकली इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ये बात लोगों को बता सकें कि इस लैंग्वेज की बहुत अहमियत है। जैसे बाकी लैंग्वेजेस की है, ऐसे इसकी भी एक ये प्रॉपर लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ की जा रही होती है, और ख़ासकर हमारे जो डेफ कम्युनिटी होती है वो उसको इस्तेमाल कर रही होती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सही। इसके अलावा ये वाली चीज़ जो आपने हमसे मतलब मुझसे पूछी है कि जो है साइन लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, बहुत सारी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की साइन लैंग्वेजेस अलग अलग उसके हिसाब से होती है। बाहर की जो है वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हम लोग उर्दू बोलते हैं तो जो है ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सही। रिपीट जी, हमें आपने मुझसे एक और सवाल किया था। जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि किस तरीके से ये जो साइन लैंग्वेज है इसको समझाया जा सकता है और ये कितनी मुश्किल होती है। अच्छा, देखिए, बेसिकली मुश्किल नहीं होती। अच्छा। आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा होता है और वो बोल नहीं रहा था, वो भी तो एक तो माँ उसकी बात को समझ होती है। कैसे? ड्यू टू एक्सप्रेशन, वो अपनी बात किसी भी तरीके से कन्वे कर, एक्सप्रेशन के थ्रू माँ जो है वो कन्वे कर रही होती है बच्चे को जब तक वो बोल नहीं रहा होता है। बट जब ये बच्चे, अगर ये बच्चे स्पेशल हैं और बड़े हो जाते हैं तो फिर किस तरीके से ख़ास तौर पर आप इन लोगों को जो है वो ट्रेन करती हैं, आपने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली होगी, तो ज़रा उस हवाले से हमें बताएं, इन बच्चों के हवाले से बताएं कि कितने ज़हीन होते हैं, किस तरह से इजहार करते हैं, साइन लैंग्वेज को समझ के कैसे जवाब देते हैं, क्या इनके एहसासात होते हैं, क्या इनके जज्बात होते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये मुआशरे को। देखिए, माशरे से तो हर कोई कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है, और जब हमें ये मतलब जब डायग्नोस होता है कि ये डेफ है या ये है, तो हम बेसिकली उन्हें, जैसे हमारी एजुकेशनल एकेडमी चल रहा है जो है अल्फ़ाबेट वो कर लेते हैं, इसी तरीके से हम उनका स्टार्ट लेते हैं। हम उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, उन्हें नंबर सिखाते हैं, ताकि वो अपनी बात को कन्वे कर सकें, ठीक है, बता सकें कि उन्हें क्या नीड है, क्या चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस तरीके से जो है वो अपनी एक्सप्रेशन या अपनी चीज़ को बता सकते हैं, अपनी कन्वे कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, साइन लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाए। और जैसे कि चूँकि मैं जो कि सोडा भी हूँ, सिबलिंग ऑफ डेफ अडल्ट, तो मेरी तो अपनी सिस्टर डेफ थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं
मैंने उनसे लर्न की और उनसे सीखी किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब चलिए, आपने इकरा कम्युनिकेशन की बात की है ना, तो बहुत सारे ऐसे स्पेशल चिल्ड्रंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जो हमारा शो देखते हैं और बहुत हमें मैसेजेस भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। तो आज क्योंकि साइन लैंग्वेज डे है इंटरनेशनली, इसको मनाया जा रहा है, इसकी अहमियत के वाले से, तो आप जो साइन लैंग्वेज है उसमें इन तमाम लोगों को कम्युनिकेट करें, उन तमाम लोगों को जो कि हमारा शो देखते हैं और वो साइन लैंग्वेज समझते हैं, तो उनको ये बताएं कि भाई वो सिटी एट 10 देखें, एंड इट्स रियली इंफॉर्मेटिव एंड a kind of great show. चलें जी, ये जो है इकरा ने मैसेज दिया है उन तमाम लोगों को जो कि साइन लैंग्वेज समझते हैं, और इस हवाले से वो किस तरीके से अब हम रिएक्ट करेंगे और वो किस तरह से हमें फीडबैक देंगे। मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा आप सबका, क्योंकि मुझे इस तरह के बहुत सारे स्पेशल जो है ना वो हमारे फैंस हैं जो कि किसी ना किसी के थ्रू मैसेज करवाते हैं और बताते हैं कि जी हम आपको पसंद करते हैं, हम आपका शो पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से हम इनकी जहानत के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, कितने ज़हीन होते हैं और किस तरह से पिक कर लेते हैं चीज़ों को, फ़ौरन से समझ जाते हैं, और क्या ऐसी फील्ड्स आपने इनमें कॉमन देखी हैं जो ये सब करना चाहते हैं। एक होता है ना कि सारे एक काम करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, इनकी ज़्यादातर इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है? अच्छा, बेसिकली जहानत की तो आप बिल्कुल बात नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर जो इनकी जहानत देखी गई है ना वो आर्ट वर्क में देखी गई है, क्योंकि इनकी एजुकेशनल अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी भी बहुत अवेयरनेस की ना कमी है ना, आ गई है लोगों में, लेकिन एजुकेशनल अभी भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। आर्ट वर्क इक्का दुक्का कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, वरना मोस्टली आर्ट वर्क की तरफ जाते हैं। इनकी एजुकेशन भी बीए है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, मैंने इनकी ख्वाहिशात के बारे में पूछा कि क्या बनना चाहते हैं। ज़्यादातर मोस्टली होता है उन्हें कि हम डॉक्टर भी बने, हम इंजीनियर बने। जैसे मेरी बहन को पायलट बनने का बहुत शौक था, अनफॉर्चुनेटली वही ना, लेकिन इनका जो माइंड सेट होता है ना वो ज़्यादा आर्ट की तरफ जाता है। वीडियोग्राफी हो गई, एनिमेशन हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग हो गई, टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गई। जैसे एक हैं, इनका नाम भी मैंने चाहूँगी, एक शिराज हैं, अभी वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेफ के साथ भी लिंक हैं। ही इज़ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। अच्छा। और आप अगर उनकी कभी पेंटिंग्स देखें या आप तो आप यकीन नहीं करेंगे यार ये इन्होंने मतलब वो किए ना, मतलब बहुत सी मतलब वॉल आर्ट्स वो कर रहे होते हैं। ज़्यादातर इसी फील्ड में वो आपको ज़्यादा नजर आएंगे, फैशन डिज़ाइनिंग या इसमें। अब तो माशाल्लाह से बहुत सी जगहों पे होते हैं, जब बैंकिंग सेक्टर में भी आ रहे हैं, अकाउंटिंग हो गई या मुख्तलिफ कैश का हैंडलिंग हो गई, या इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, इस तरफ भी आ रहे हैं। लेकिन आर्ट में ज़्यादा इनका हुआ है, क्योंकि माइंड सेट आर्ट में ज़्यादा तरीके से वो लोग कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को वो इससे भी जाहिर करने की कोशिश करें। जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली वो इतना वो नहीं कर पा रहे, तो अपने आर्ट के मैसेज क्या देंगे आज के दिन के मौके पे? मैं मैसेज जो है वो ये देना चाहूँगी सब लोगों कि प्लीज़ 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 आप लोग ये लैंग्वेज सीखें। क्योंकि देखें डेफ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, और वो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हम और आप हम जैसे लोग भी उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें। और आप देखिएगा अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो इतने मतलब खुश होते हैं, इतना उनको अच्छा लगता है कि उनके साथ कम्युनिकेशन की जा रही है, वो आपको हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको लैंग्वेज को सीखें और बिल्कुल नहीं घबराएं, कोई मुश्किल नहीं होती। देखिए जैसे अभी एक अगर आप चाहें तो आप ये लव का साइन कर सकते हैं, सिंपल लव। सही। चले जी, मेरी तरफ से भी साइन लैंग्वेज में उन तमाम लोगों को मैसेज दे दीजिए कि सबा शेख कह रही है कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत सारी बेस्ट विशेस। हमारा शो देखें, पसंद करें और अपनी अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर वो काम करें जो कि आप करना चाहते हैं, जो कि आपको करना पसंद है। आगे बढ़ें और किसी भी चीज़ को मजबूरी ना बनाएं। आप इस माशरे का अहम हिस्सा हैं, आप हमारे अपने लोग हैं, आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप आगे जाके माशरे का एक अहम पार्ट बनेंगे। अल्लाह ताला आपके तमाम ड्रीम्स जो है उनको फुलफ़िल करे, उनको पूरा करे, आमीन। चले जी इकरा, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आई। और अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको जो है बहुत स्पेशल लोगों से भी मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो जनाब आज बात करेंगे पश्तून कल्चर डे के हवाले से, जो कि आज मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हमारा हर कल्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत है, हमारा हर कल्चर जो है वो ऐसा है कि उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, कलरफुल हैं और बेहतरीन लोग हैं। तो आज इस दिन की मुनासबत से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद ख़ान यूसुफजई और उनके साथ हैं नेमतुल्लाह ख़ान, और दो प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, डेरा मनना खुशहालों से। हाँ, चलिए जी। अच्छा जी, ये आप देख रहे होंगे जो प्यारा सा मैंने ये जो पहनी हुई है इस वक्त, ये कैप, ये जो है मुझे नेमतुल्लाह भाई ने दी है और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अपने कल्चर के हवाले से बताएं कि कितना प्यारा, कितना खूबसूरत कल्चर है और कितने प्यारे प्यारे जो हैं वो कपड़े होते हैं। और ये मुझे ना बेसिकली बहुत पसंद है, ये जो पश्तून कल्चर है और इसकी जो रिवायतें हैं, ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया सबा और आपके चैनल का, तमाम तर टीम का। हाँ। आज के दिन पूरी दुनिया में पख्तून कल्चर डे यानी 23 सितंबर को पूरी दुनिया में पख्तून कल्चर डे मनाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी पख्तून रहते हैं, इस दिन की मुनासबत से छोटे बड़े शहरों में तकारीबें रखी जाती है और उसके ज़रिए हम पूरी दुनिया को, बाकी कौमों को और अपने नौजवान जो हमारी नस्ल है उनको हम ये बताते हैं, उनको हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से हमारे लोगों ने हमारे कल्चर को महफूज रखा या हमारे बड़ों ने क्या किया था। या अक्सर हम एक बड़ा स्क्रीन लगाते हैं, उसके ज़रिए हम एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में उनको बताते हैं। फिर इस दिन मुख्तलिफ़ तकारीब रखी जाती है, तो उसमें हम गाने वगैरह बनाते हैं और जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करते हैं, अपने आने वाले नस्ल को बताते हैं कि क्या हुआ था, ऐसे क्या वाक़यात हुए। तो तमाम तर चीज़ें उसमें हम बड़े तकारीब में उसको डिस्कस कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी रही बात, फिर हम पश्तून जिरगा सिस्टम में आ जाते हैं। तो पख्तून वाली उसको कहा जाता है, मिसाल के तौर पे अभी हुजरा है, जैसे एक बेटक समझ लिया। हाँ। अगर कोई भी गांव में हमारे इस तरह होते खैबर पख्तूनख्वा में कि अगर कोई मुसाफिर आता है और उसने मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली, हमें पता चल रहा है कि ये मुसाफिर है, इसके यहाँ पर कोई नहीं है, तो हुजरा पूरी गाँव का जो है, वहाँ पर जितने घर आबाद है उनका एक बड़ा बेटक होता है, इस तरह उसको हुजरा कहा जाता है। तो उसमें कोई भी आम व ख़ास आ सकता है, पा सकता है। फिर वहाँ पर रात के लिए उसको ठहरने के लिए जगह, फिर जितने भी वहाँ पर घर होंगे उसके लिए वो रोटी सालन तमाम तर चीज़ों का वो सब इंतज़ाम करते हैं। फिर ये होता है कि अगर आप इसमें मिसाल के तौर पे तलख कलामी हो जाती है नौजवानों की या कोई मसले मसाइल आ जाते, तो बड़े बैठकर उस हुजरे में उसको सुलझा देते हैं और उस रविश को और उस नाराज़गी को, उस नफ़रत को ख़त्म कर देते हैं। अब छोटा सा एक मिसाल आप ले लें, मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए या कोई अल्लाह ना करे कोई कत्ल के ऐसे वाक़यात हो जाए, तो वो फिर जब कोर्ट में केस जाता है और वो चलता रहते, लेकिन हमारे यहाँ पख्तून माशरे में ऐसा है कि जिरगे के सिस्टम है। मिसाल के तौर पे जहाँ पर कोर्ट और केस वगैरह चलते 1, 2, 3 साल लगाते हैं इंसाफ दिलाने में, वहाँ पर हमारे लोग बैठ के डायरेक्ट इंसाफ कर लेते हैं। भाई कि खाने कैसे आप लोग जो है ना वो पसंद करते हैं और क्या क्या पकाते हैं, यानी आप लोग की स्पेशलिटी क्या होती है, किस तरीके से सेलिब्रेशन होती है? दम पुख्त है, चपली कबाब है, ये सारे जरा बताएं ना क्या क्या स्पेशलिटी होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना चावल जो है हमारे लोग ज़्यादातर उसको भी पसंद करते हैं। रोश हो गया, जो हमारे कबाइली अज़ला के लोग हैं ना, मिसाल के तौर पे मोमंद हो गए, और फिर अगर हम क्वेटा की बात करें जो वहाँ पर पख्तून आबादी है, वो रोश जो होते हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे गोश्त काटा, बड़ा बड़ा गोश्त, तो उसको जो है ना उबाल के उसके अपनी वो रेसिपी होती है, उसको बना के फिर वहाँ पर बड़ी बड़ी रोटियाँ होती है। हमारे यहाँ तो यहाँ पर हम चपाती वगैरह यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर बड़ी वाली साइज की रोटियाँ होती है ना। और वहाँ पर ये है कि यहाँ के शहर के पानी में और वहाँ के पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ये है कि जब वो पहाड़ों से बिल्कुल ताज़ा पानी निकलता है, तो फिर जब वो आप पीते हैं बिल्कुल ताज़ा, तो बंदे को भूख भी लगती है और बंदा वहाँ पर खाना भी ठीक तरह से खाता है। यहाँ पर आप तो पता है शहर में हम लोग बर्गर खा लेते हैं, और पोल्यूशन है यहाँ पे, वहाँ पे बड़ी नेचुरल चीजें, वहाँ पर अगर हम 1 महीना भी गुजारते तो हमारे फेस सारी चीज़ें बिल्कुल जो है नेचुरली हो जाते हैं, नेचुरल हो जाती हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो महमूद भाई भी मौजूद हैं। आप भी बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्या खाने पसंद से शादियों में सेलिब्रेशन होता है, एक ख़ास किस्म का डांस होता है, ज़रा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, हमारे शादियों में जो है ना अतरण वगैरह टाइप का डांसेस वगैरह बहुत पसंद किया जाता है। हाँ। जी बिल्कुल, उसमें भले आपको बूढ़ा मिले, जवान मिले, सब अतरण में एक साथ ही जो है ना आपको अतरण में नज़र आएंगे।
और दूसरी बात रही हमारे उजरे की, उजरे में अगर हमारा कोई दुश्मन भी आ जाए तो वहाँ से दोस्त बन के निकलता है, वहाँ से हमें अमन और भाईचारे का दर्ज दिया जाता है। वो आगे मतलब उजरे में आप दुश्मन दाखिल हो जाए दोस्त निकल जाते हैं, तो मतलब हमारे बड़े वहाँ पर फैसला करते हैं तो सबको काबिल कबूल होता है, तो उसके बाद वहाँ पर नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब ये हमारी एक मेहमान नवाजी और जो भाईचारे का सबक है उजरे से ही दिया जाता है, शुरू दिया से जाता है। सही। अच्छा ये बताएं कि अब जैसे ईद है, बकरा ईद है, तो खाने के तो आप लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वहाँ पे क्या टिक्का, बारबेक्यू, सारी चीज़ें कैसे बन रही होती है, क्या अलग क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं जो आप लोग बना रहे हो? बिल्कुल, वहाँ पर ज़्यादातर हम रोश वगैरह बनाते हैं और पुलाव वगैरह, मतलब मिर्च मसाला बहुत कम होता है उसमें, मिर्च मसाला, तो मतलब जो जिस टाइप का आप मतलब जिसको पसंद आते हैं तो वही बना लेते हैं। मतलब पख्तूनों की रिवायत मतलब ज़्यादातर रोश वगैरह बनाया जाता है, गोश्त ज़्यादा खा रहे बिल्कुल, बिल्कुल सही। अनाया भी हमारे साथ है ना, अनाया से बात करते हैं। अनाया इधर आए, मेरे पास आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। भाई अनाया ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप, ये बताएं। स्कूल जाती हैं? बताओ ना, बताओ स्कूल ना। तो जी जाती हैं स्कूल? इनको आती है ना उर्दू? हाँ उर्दू आती है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से शर्मारी पश्तो में आप इनको बोले तई स्कूल तजे, यानी आप स्कूल जाती हो? तई स्कूल तज़ई कौन सी क्लास में? कम क्लास के? कम क्लास के? और कम तो क्लास के? A1 क्लास में। 1 क्लास में। अच्छा जी, सब्जेक्ट अच्छा, इनके कौन सा वाले साहब फेवरेट? खुद टीचर है, उनका अपना स्कूल है, अच्छा सरेनाम अच्छा नाम है अच्छा, उनका। भाई इनके ये वाले मेरे साहब बड़ा जो भाई वो है ना, टीचर उनके हैं। बच्चे ही हैं। सही सही। अच्छा ये बताएं, इनसे पूछना है कि ये कौन सा इनका सब्जेक्ट फेवरेट है, मुझे बताएं कैसे पूछना है। इनको आप पूछे कि स्ता कम यो सब्जेक्ट वक्ते कम यो किताबों स्ता वक्ती, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, कम यो सबक तडीर वक्ते। अच्छा, कम यो सबक तडीर वक्ते। बताओ अनाया, बताओ प्लीज। कम यो सबक दे वक्ते, इंग्लिश का उर्दू? इंग्लिश। अच्छा उसको इंग्लिश में? अच्छा अच्छा, व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? अच्छा चलिए, हमारे साथ एक और प्यारे से बच्चे हैं। अनाया जाइए उधर बैठे, आप आए भाई, आप आए। आई थिंक सो कि आप बात कर लेंगे। उर्दू आती है आपको? आती है? अरे भाई देखिए, इनको उर्दू आती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या नाम है? अयान नाम है, मैं 2 क्लास में। अयान नाम है, 2 क्लास में पढ़ते हैं ये जी। अच्छा जी ये बताएं, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश। अच्छा जी इंग्लिश। और ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आपको? गोश्त पसंद है जी, खाने में गोश्त पसंद है। चलिए जी, अयान जो है इस वक्त हमारे साथ हैं और नेमतुल्लाह भाई जो है हमारे साथ हैं यहाँ पर, और महमूद भाई भी हमारे साथ हैं। और ये हमारे पाकिस्तान की ना खूबसूरती है, ये हमारे पाकिस्तान का वो कल्चर है जिसको हम जितना देखते जाए ना उतना इसके शहर में हम खोते जाते हैं। मतलब अगर आप पश्तून कल्चर को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ जो है वो एक नए अंदाज से पेश की जा रही है। कल्चर बिल्कुल ट्रेडिशन, इतना खूबसूरत, इतने प्यारे लोग। और आई एम श्योर कि इन लोगों से मिल के आप लोगों को पता चला होगा कि ये लोग किस तरह से खाने खाते हैं, इनका क्या ट्रेडिशन है। बहुत शुक्रिया नेमत भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया महमूद भाई हमारे शो पर आए, अनाया और अयान। और जो है अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो बताएंगे कि भाई लोगों की ज़िंदगियों में आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। अवरगोज क्या कर रहे हैं, पाइसेस क्या कर रहे हैं और जेमिनी ल्यू, इन सब का क्या हाल है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं जी कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, कौन सा सितारा राइज करेगा, किसके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई परेशानी है और वो कैसे ओवरकम हो जाएगी, और इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग में क्या कुछ है। तो इस पर बात करने के लिए आज 2 बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। अली मोहम्मद खान जो इनको सब जानते हैं ऑब्वियसली, और लियाकत जोगी साहब जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, उनको भी सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली भाई से स्टार्ट करते हैं। अली भाई, क्योंकि हमारे पास ना हमेशा की तरह टाइम तो कम होता है, तो अब मैं चाहूँगी कि आप जितने भी स्टार्स हैं ना उनके बारे में ज़रूर थोड़ा सा बता दें कि किस स्टार के जो है वो ये हफ्ता कैसा रहेगा और क्या क्या कुछ होने जा रहा है किसी की ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, एक्चुअली आपको पता ही कि 12 ज़ोडिक साइंस हैं, उनमें सबसे पहले बुर्ज हमल एरीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हाँ। एरीज़ वालों के लिए ये 2 महीने से ख़राब टाइम चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं। अभी इनके 26 डेज़ के बाद, यानी कि आप कह लें कि नवंबर के स्टार्ट में इनकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। अच्छा। काफ़ी सारी उम्मीदें ख्वाहिशात ठीक होंगी। अच्छा। और बहुत सारे प्रॉब्लम हट जाएंगे इनके। ओके। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है टॉरस। हाँ। टॉरस के लिए अगर हम देखते हैं तो टॉरस भी इस वक्त काफ़ी सफरिंग में चल रहे हैं। उनका जो लॉर्ड है वीनस, हाँ, वो इस वक्त बहुत ख़राब पोजीशन में है
और लियो में चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी विद इन 20 डेज उनका जो ज़ोडिक साइन है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, बेटर हो जाएगा। अच्छा, मतलब टॉरस के लिए टॉरस के लिए भी अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है आफ्टर 20 डेज। सही, ठीक है। अगर हम जेमिनाई को लेते हैं, जेमिनाई इस वक्त बड़े अच्छे चल रहे हैं, एक मेजर प्लैनेट जुपिटर उसमें चल रहा है। सही। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि अक्टूबर के एंड में जुपिटर वहाँ से हट जाएगा। अच्छा, जुपिटर चला जाएगा वहाँ हाँ, से। कैंसर के अंदर चला जाएगा, तो इनके लिए थोड़ा बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा जेमिनाई वालों के लिए। अभी इनके लिए तकरीबन 13 महीने से अच्छा टाइम चल रहा है। अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैंसर। कैंसर वालों के लिए एक तकरीबन 1 साल से प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा है। एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशूज। अच्छा, उनके लिए अक्टूबर के मंथ से जैसे ही जुपिटर उसमें आएगा, और जुपिटर जो है कैंसर के अंदर एग्जॉल्टेड होता है, शर्फ याफ्ता हो जाता है, बहुत मजबूत होता है, तो ये इनके लिए 1 साल का पीरियड गोल्डन पीरियड होगा। गोल्डन पीरियड इनके लिए शादी अगर नहीं है तो शादीशुदा हो जाएंगे, बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, बैरून मुल्क ट्रैवल होगा, हज उम्रे होंगे, बहुत कुछ होगा उनके लिए, कैंसर के लिए। अच्छा, लियो इस वक्त बड़े रोमांटिक चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, बीवियों से ताल्लुकात कशीदा हैं, या अगर मंगेतर हैं तो मंगेतर से, वो भी इनके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से यानी कि अक्टूबर से इनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, बेटरमेंट आएगी, और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। सही, ठीक है। विर्गो के लिए चलते हैं, तो विर्गो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, वजह ये कि उनका अपना प्लैनेट विर्गो उसी में है, एग्जॉल्टेड है, लेकिन साथ में सन और मून भी साथ में है। ओके, तो वो अंडर प्रेशर हैं बहुत ज़्यादा। तमाम उनके रिश्तेदारों का उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाली गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो वो भी इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर अपने इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अभी फिलहाल उनको पेशेंस और टॉलरेंस से हिसाब लेना चाहिए। वर्गोस पेशेंस और टॉलरेंस से जो है वो काम ले। अच्छा जी, नेक्स्ट लिब्रा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि एक सितारा मरीख लिब्रा में चल रहा है, जो कि जंगजू सितारा है, जंगो जदल का है। अच्छा, लिब्रंस को बहुत कूल एंड काम लेना चाहिए। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। उनका भी जो है वो आफ्टर नेक्स्ट मंथ दिसंबर में जाके उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में चला जाएगा, तो उनके लिए पैसा मिलेगा उनको बहुत बड़ा, ह्यूज अमाउंट। लिब्रा आपको दिसंबर के बाद जो है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज में बिखरी आएगी। नेक्स्ट, अच्छा, स्कॉर्पियोज के लिए इस वक्त बुरा टाइम चल रहा है, उनकी जो एनर्जी है वो लो हुई है। अच्छा, उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, उनके अपने रिलेशनशिप में इशू चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उन पे शक्कू को शुबहात हैं बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियन जो है बड़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है उनकी। अच्छा, लोग उनकी तरफ खींचते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उनका सितारा मरीख इस वक्त लिब्रा में है, जिस तरह से उनकी तमाम एनर्जीज नेगेटिव हुई हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला दिसंबर में उनकी तमाम चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, मामला बेहतर हो जाएंगे, और हेल्थ भी उनकी अच्छी हो जाएगी। अभी उनकी हेल्थ भी ख़राब चल रही है स्कॉर्पियस की। सेजिटेरियस की तरफ चलते हैं, तो सेजिटेरियस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो इस वक्त बहुत ख़राब पोजीशन में, जवाल में चल रहा है जिमिनाई के अंदर। वो भी अक्टूबर में एग्जॉल्टेड हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। इनहेरिटेंस में पैसा मिल सकता है उनको, जो है कहीं से इंश्योरेंस में पैसा मिल सकता है, फाइनेंशियल बेटरमेंट हो सकती है, एकदम से पुराना फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, काफ़ी कुछ उनके लिए बेटर होगा। ओके, ठीक है। हम चलते हैं कैप्रिकॉन की तरफ। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि जोगी साहब का टाइम है, बेचारे निकल ना जाए। कैप्रिकॉन्स के लिए जो है इस वक्त सैटर्न जो है ना, कैप्रिकॉन्स के लिए सैटर्न जो सितारा ज़ोहल है वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, उल्टा चल रहा है, और वो इस वक्त मौजूद है पाइसिस के अंदर। ये पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं ना सिचुएशन, कभी कहीं जंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मेजर जो प्लैनेट्स इस्तेमाल होते हैं प्रेडिक्शन में वो सैटर्न और जुपिटर होते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये जाके 28 नवंबर को डायरेक्ट होगा। 28 नवंबर के बाद दुनिया में अमन होगा, इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, और एक सुप्रीम पावर जो है इस वक्त, ओनली सुप्रीम पावर, वो ओनली नहीं रहेगा बल्कि 2 सुप्रीम पावर हो जाएंगे। अच्छा, ये भी याद रखिएगा मेरी बात, प्रेडिक्शन 2 सुप्रीम पावर्स हो जाएंगे। हाँ, एक जो एक अकलौता सुपर पावर बना हुआ है ना, जो हर जगह हाथ डालता है, उसकी सुप्रीम पावर ख़त्म हो जाएगी, दूसरा सुप्रीम पावर सामने आ जाएगा, तो दोनों आमने सामने होंगे, तो पावर का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इक्वेरियस जो है उसका लॉर्ड भी सैटर्न है, वो भी रेट्रोग्रेड है। इक्वेरियंस वैसे आमतौर पे बोल्ड, कूल और काम होते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से उनके फाइनेंशियल क्रंच, फैमिली इश्यूज की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। उनकी सारी इंटेलेक्चुअलनेस रुकी हुई है, वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब लास्ट नॉट द लीस्ट ज़ोडिक साइन है पाइसिस। वो उनके उसके अंदर बैठा हुआ है ज़ोहल, ठीक है, सैटर्न, वो है रेट्रोग्रेड। दूसरा उनका अपना लॉर्ड जुपिटर जो है वो जिमिनाई में चल रहा है, यानी एनिमी साइन में चल रहा है। तो वो बेचारे बहुत बुरी तरह घिरे हुए हैं, वो बहुत इमोशनल हसास होते हैं। इस वक्त ज़्यादातर जो पाइसिन है, रोना धोना, प्रॉब्लम, बीमारी, हेल्थ इश्यूज, बीवी के साथ झगड़े, जॉब में इशू, हर जगह इश्यूज चल रहे होंगे। और वो उनके लिए दिसंबर का महीना
एक बहुत बड़ा महीना होगा तब्दीली का, पॉजिटिवनेस का, चीज़ों का। सही। तो ये थे 12 बुर्ज। चलें जी, ये हो गए सारे स्टार्स और क्या किसके लिए कौन सा हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहती है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई टैरो कार्ड रीडर लियाकत जोगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो लियाकत भाई ये बताएं कि जो टैरो कार्ड रीडिंग होती है ये कितनी एक्यूरेट होती है और कितनी चीज़ें जो है इससे लोगों को हेल्प आउट हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि जी इस तरीके से हमने अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है या अपने अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें डाल लेनी है। जी, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए सबसे पहली बात जो आपको जहन में रखनी चाहिए, दिस इज़ नॉट फॉर्चून टेलिंग। अच्छा, ये किस्मत का हाल है ही नहीं। अच्छा, ओके। दिस इज़ काउंसलिंग, दिस इज़ आर्ट ऑफ काउंसलिंग। अच्छा, इट्स आर्ट ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग, ओके। अच्छा, इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी में इवेंट्स फिक्स होते हैं, हाँ, कि फलां तारीख को फलां चीज़ होगी, हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता। ओके। इसमें आप उसी चीज़ को जो कि फिक्स है उसको चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। सही से तो दिस इज़ काउंसलिंग। इसको आप किस्मत न समझें और किस्मत की तरफ नहीं लेके जाएं। चले हम कोई भी ऐसे ही कोई भी स्टार जो है उसके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे अभी बहुत सारे स्टार्स जो है 12 के 12 स्टार्स जो है बताए अली भाई ने, वर्गोस के बारे में बताएं, उनके लिए जो है ना मैं बता देता हूँ। जब अली कर रहे थे तो उसी वक्त मैं कार्ड्स निकाल रहा था एक एक के। अच्छा, हाँ, सही। उसी वक्त निकाल रहा था। तो सही। बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन कोई 50% जो मैं कार्ड ये जो बोल रहे थे वही कार्ड में शो भी हो रहा था। अच्छा, शो भी हो रहा। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है कि इतना सिंक था। और अभी फिर आपने ये भी बताना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैं बता दूंगा मैच कौन जीतेगा, मैं बता दूंगा। जी जी, ओके जी। विर्गो के लिए नए चांस, अच्छा, न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, ठीक है। हाँ। और विर्गो असल में कुछ नाकामियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, थोड़ा सा अपना उसका जहन बंद हो गया है। तो इसमें ये एक मैसेज भी आ रहा है कि आप अपने दिमाग को खोलें, अपने दरवाजे खोलें, चीज़ें अच्छी अच्छी आपकी तरफ आ रही हैं और वो चीज़ें पहले से ज़्यादा अच्छी होंगी, पहले से ज़्यादा अच्छी होंगी। अच्छा जी, लिब्रा का बताता हूँ मैं आपको। लिब्रा के लिए जिस स्वॉर्ड की आपने बात की अभी, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है। अच्छा, ठीक है। तो लिब्रा के लिए आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, कोई एनालिटिकल काउंसलर हो जिसके साथ आप बैठ के अपने फैसले करें। और इस किस्म के काउंसलर्स को हम टैरो कार्ड रीडर कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा बताएं, एक्वेरियस बताएं। एक्वेरियस बता देता हूँ। न्यू बिजनेस, एक्वेरियस, न्यू बिजनेस, न्यू करियर या एनी न्यू पाथ। आप कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम या ये हफ्ता आपके लिए आइडियल होगा, इसमें आप शुरू कर सकते हैं। आपको वो कारोबार, वो काम बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। लियो के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, लियो के लिए भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आई है। अच्छा, ठीक है। एक तो आपको काउंसलर चाहिए। आपका दिमाग इस तरह काम नहीं कर रहा, आपको कोई ना कोई मशवरा करने वाला चाहिए। काउंसलर का मकसद सिर्फ टैरो कार्ड रीडर नहीं, आपके उस्ताद भी हो सकता है, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि वही बात जो मैंने की थी, स्वॉर्ड का मकसद होता है न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। एक काम पे करते करते आप थक गए हैं, बोर हो गए, आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला, तो आप नए आइडियाज़ पे काम करें। जब आप नए आइडियाज़ पे काम करने के लिए जाएंगे तो आपको नो डाउट के काउंसलर चाहिए होता है। अच्छा जी, स्कॉर्पियो, मैं बता देता हूँ आपको। स्कॉर्पियो के लिए अच्छा कार्ड नहीं आया, खास तौर पे ऐसे जिन लोगों के पास फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या जिन लोगों का रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए अच्छा मैसेज नहीं है। अच्छा, इस हफ्ते मतलब लाइक ये ट्रबल में है, ये ट्रबल में हो सकता है और उस ट्रबल की वजह जो है वो आपकी मिसकमिटमेंट्स हैं। ओके, स्कॉर्पियंस की जो ट्रबल है उसकी मिसकमिटमेंट्स पहले से इतनी मिसकमिटमेंट्स जमा हो गई हैं कि अब मस्जिद की गुंजाइश नहीं रही। सही, चलिए जी, ठीक है। अच्छा, अगला जो है पाइसेस के लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं अगेन। ठीक है। और ये पेज ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल का मकसद होता है पैसे के लिए नए दरवाजे, न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो पैसे और खुशहाली के लिए पाइसेस के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। चलिए जी, टॉरस का बता टॉरस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज, ये भी अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। और मगर ये कह रहा है कि आपको प्रायोरिटीज अपनी तय करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके पास बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो
करते रहते हैं वो, लेकिन अब वो कह रहा है, कार्ड ये कह रहा है कि आप उन कामों की एक तरतीब बना लो कि किसकी ज़्यादा अहमियत है उसको पहले करो, जिसकी कम अहमियत है उसको बाद में करो। तो आप अपनी प्रायोरिटीज सैजिटेरियस बता देता हूँ। चलिए जी, सैजिटेरियस प्रेशर में। अच्छा, सैजिटेरियस क्यों प्रेशर में भाई? हाँ, सैजिटेरियस नहीं, प्रेशर की वजह भी मैं बता देता हूँ। प्रेशर की जो वजह है वो ये है कि बहुत ज़्यादा काम अपने कंधों पे ले लिया है, जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए वो भी ले ली है। तो आप अपने कंधों से थोड़ा सा बोझ कम करें, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं लें, वो जिम्मेदारियाँ जो आप कर सकते हैं वही करें। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप प्रेशर में। सैजिटेरियस ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ना लें आप। अच्छा जी, जेमिनाई बता दें। जेमिनाई के लिए अच्छा मैसेज है, अच्छा पैगाम है। और उसके पास पैसे आने वाले हैं। अरे कहाँ से आएंगे? आपके पास पैसे आने वाले भाई। तो ये पैसे कोई कमेटी के भी हो सकते हैं, बोनस के भी हो सकते हैं, और कोई इनहेरिटेंस भी हो सकती है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आपके पास आ रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे। चले जी, हमारे स्टार्स जो कि टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू भी और अली भाई के ज़रिए भी हमने आपको बताया कि किसके लिए कौन सा कैसा रहेगा। अच्छा, अब ये बताएं, जो इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो अब होने जा रहा है मैच, इसमें ज़रा बता दें, कोई खुशी की खबर सुना दें कि मैच का जो है वो आज क्या होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे एक क्रिकेटर है ना, वो कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम चाहते हैं कि हम संडे को जो है फिर से भारत के आमने सामने हों और फिर से हम संडे को जो है वो मुकाबला करें। तो ये तभी उस सूरत में होगा ना कि तब आज कुछ हम कर सकें। जी, अच्छा कार्ड नहीं आया, मजीद बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कार्ड नहीं आया मतलब? अच्छा, चले कोई बात नहीं, फिर भी शाहीनों डटे रहो, लगे रहो, हिम्मत नहीं छोड़नी। अली भाई ज़रा बताएं मैच का आज क्या होने जा रहा है? जी मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल जी। अली भाई थोड़ा मसरूफ़ भी हैं, ज़रा बड़ा गौर से जो है ना वो मैं देख रहा हूँ, देखने में मसरूफ़ हैं कि क्या होने जा रहा है मैच के लिए। और फिर एक दो और प्रेडिक्शंस भी हैं जो अली भाई से जो है वो अभी हम करवाते हैं। जी अली भाई, क्या होने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से कि कभी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में होगा। अच्छी पोजीशन में, ये यानी कि पाकिस्तान टफ मैच होगा, टफ मैच होगा। बहुत टफ मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान करीब जीत भी सकता है और जीत के करीब पहुंच के रुक भी सकता है। लेकिन ये हाल नहीं होगा जैसे ये क्या मतलब, लेकिन पाकिस्तान के कभी इम्कानात है। देखिए असल में देखिए बात ये कि वो लम्हा वो ये कमिंग संडे की बात कर रही है ना, जो अभी कमिंग संडे को नहीं, ये आज है श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच। और फिर अगर ये जीत गया तो डेफिनेटली फिर संडे को मेरे हिसाब से इम्कानात हैं कि जीत जाएगा पाकिस्तान। आज का दिन है ट्यूसडे, मंगल, मार्स जी। और पाकिस्तान का अपना जो सितारा है ना वो भी मरीख ही है, पाकिस्तान एरीज है। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से ना। तो इम्कानात हैं कि पाकिस्तान बहुत क्लोज हारते इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा। और मतलब फिर डेफिनेटली जब मैच जीत जाएगा तो हमारा फिर आगे मुकाबला भी होगा। चले जी, अच्छा आप क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल ये बता दें कि इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में कौन सा ऐसा स्टार है जो कि मतलब सुपर सीड कर रहा है, जो सबसे बेस्ट जा रहा है इस पूरे हफ्ते में? अगर देखा जाए तो टॉरस जो है ना वो बहुत बेहतर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। टॉरस बहुत बेहतर जाएगा इस हफ्ते में। चलिए जी, लियाकत भाई हमारे शो पर आए, इकबाल भाई हमारे शो पर आए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया और जब स्टार्स की बातें हो रही थी ना तो इतनी सारी बातें जहन में आ रही होती है कि ये भी पूछ लें और वो भी पूछ लें, लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है। तो आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर, बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। और आपने ज़रूर डेफिनेटली आज जान लिया कि ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।